सुनो चुने हुए लोगों, एक बात बताऊं। सबसे बड़ी और मजेदार चालाकी जो समझदार लोग चलते हैं वो है बेवकूफों को ये यकीन दिला देना कि जीत तो उनकी ही हो रही है। जरा सोचो तो, तुमने कितनी बार किसी को अपनी जीत का जश्न मनाते देखा होगा और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो सीधे एक जाल में चलकर आए हैं। ये कोई किस्मत नहीं दोस्त, ये एक स्किल है जिसमें तुम मास्टर हो। संयम, ऑब्जर्वेशन और खामोश समझदारी की एक मास्टर क्लास। एक मजेदार फैक्ट बताऊं, साइकोलॉजी में हुई स्टडीज भी यही कहती हैं कि जो लोग कम दबंग दिखते हैं वो असल में ज्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं, वो देखते हैं और सबसे जरूरी वो इंतजार करते हैं। और क्या तुम एक चुने हुए इंसान की तरह हमेशा से यही नहीं करते आए हो? तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि वे तुमसे 10 कदम आगे हैं, जबकि तुम चुपचाप पूरे गेम का नक्शा बना रहे थे। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, सोचा तुम नासमझ हो, सीधे साधे हो या तुम्हें आसानी से दबाया जा सकता है। पर सच्चाई तो ये है कि तुम पर्दे के पीछे के वो पपेट मास्टर थे जो ऐसी डोर खींच रहे थे जिनके होने का उन्हें एहसास तक नहीं था। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई है, जहां हम ब्रह्मांड के ऐसे ही मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। और सच कहूं, मजा नहीं आता क्या उन्हें उस जीत पर इतराते हुए देखकर जिसे तुमने खुद उनके लिए सजाया था? ये तो ऐसा है जैसे उस जादूगर के लिए ताली बजाना जिसकी सारी ट्रिक्स तुम पहले से ही जानते हो। खैर, उन्हें मजे लेने दो इस स्पॉटलाइट के, क्योंकि जब आखिरी पर्दा गिरेगा तो उन्हें एहसास होगा कि ये स्टेज तो हमेशा से तुम्हारा ही था। चलो बात करते हैं कि तुमने उनकी हर चाल को कैसे मात दी जबकि वो तुम्हें हल्के में लेने में बिजी थे। पहला तरीका, उनके घमंडी ईगो को ही अपना हथियार बनाना। तुमने सिर्फ नासमझ होने का नाटक नहीं किया, बल्कि तुमने उनके घमंड को ही तुम्हारे लिए सारा काम करने देने की कला में महारत हासिल कर ली। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें समझ चुके हैं कि तुम एक आसान शिकार हो, पर जब भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चली, वे अनजाने में खुद को ही फंसा रहे थे। देखो, जिन लोगों में बहुत ज्यादा ईगो होता है, उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। उन्हें हमेशा दूसरों से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा ताकतवर और महसूस करने की भूख होती है। तुम ये जानते थे और तुमने उनकी इस गलत फहमी को सीधे सीधे चुनौती देने के बजाय उन्हें अपने ही बनाए जाल में चलने दिया। तुमने बहस नहीं की, विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि एक शिकन भी नहीं आने दी चेहरे पर। तुमने उनकी बातों को हवा में तैरने दिया, उनकी हरकतों को ऐसे होने दिया जैसे उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। उनके लिए तुम एक ऐसे निहत्थे खिलाड़ी थे जिसे वे कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जब उनका घमंड उन्हें अंधा बना रहा था, तब तुम सब कुछ देख रहे थे। उनके पैटर्न, उनकी कमजोरियां, उनके झूठ। तुमने उन्हें एक किताब की तरह पढ़ा, पन्ना दर पन्ना, जब तक तुम ये नहीं समझ गए कि उनके हद से ज्यादा आत्मविश्वास को उन्हीं के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। हर बार जब उन्होंने कोई चाल चली, उन्होंने अपने बारे में कुछ और जाहिर किया, और हर बार जब तुम चुप रहे या साथ में खेल गए, तुमने उनकी नींव को और खोखला कर दिया। उन्हें लगा कि कंट्रोल उनके हाथ में है, पर असल में वे तुम्हें ही उन्हें हराने का पूरा ब्लूप्रिंट दे रहे थे। और जब तक उन्हें समझ आता कि हो क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम पहले ही जीत चुके थे। ये किस्मत नहीं थी, ये प्योर स्ट्रैटेजी थी। तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बस उन्हें ये यकीन करने दिया कि वे जीत रहे हैं, और उन्होंने अपनी ही अकड़ में खुद को फांसी पर लटका लिया। यही तो जीनियस है ना समझ बनने के खेल का। तुम्हें ये साबित नहीं करना पड़ता कि तुम स्मार्ट हो, तुम बस उन्हें खुद को कम आंकने देते हो, और ऐसा करके वे जीत तुम्हारे हाथ में थमा देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये हुआ कैसे। दूसरा तरीका, आत्मनियंत्रण से उन्हें मात देना। सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा सबसे तेज हथियार है और तुमने इसे कमाल की सटीकता से इस्तेमाल किया है। हर बार जब उन्होंने तुम्हें उकसाने की कोशिश की, उनका मकसद सिंपल था। वे चाहते थे कि तुम अपना आपा खो दो। वे चाहते थे कि तुम रिएक्ट करो, खुद को ज्यादा जाहिर कर दो और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी रणनीति को धोखा दे दें। पर तुमने चारा नहीं खाया। तुम अपनी जगह पर खड़े रहे, शांत, अडिग और जिसे पढ़ा ना जा सके। और तुम्हारी ये खामोशी, इसने उन्हें पागल कर दिया।
वे ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारी प्रतिक्रिया की कमी अज्ञानता नहीं बल्कि महारत। तुम जानते थे कि जिस पल तुमने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी होने दिया, तुम ताकत उनके हाथ में दे दोगे। तो इसके बजाय तुम बेफिक्र बने रहे। उन्होंने तुम पर ताने कसे, साजिशें की और चालाकियां चली एक धमाके की उम्मीद में, पर उन्हें मिला तो बस तुम्हारा अटूट शांत स्वभाव। तुम्हारे इस कंट्रोल ने उन्हें बेचैन कर दिया। जो लोग केओस पर जीते हैं वे किसी को इससे इम्यून नहीं देख सकते। जब वे तुम्हें परेशान करने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, तुम उन्हें देख रहे थे, उनकी चालों, उनके ट्रिगर्स और उनकी कमजोरियों को स्टडी कर रहे थे। वे देख नहीं पाए, लेकिन तुम्हें हिलाने की हर नाकाम कोशिश उनकी अपनी बर्बादी की ओर एक और कदम था। और जब आखिरकार उनका गुस्सा फूटा, तुम पहले ही जीत चुके थे। सेल्फ कंट्रोल की सबसे शानदार बात ये है कि ये सिर्फ तुम्हारी एनर्जी नहीं बचाता, ये उनकी एनर्जी को भी उजागर कर देता है। तुम्हारी शांति ने उन्हें अपने असली इरादे दिखाने पर मजबूर कर दिया। उनकी चालाकियां साफ दिखने लगीं, उनका गुस्सा पारदर्शी हो गया और उनके प्लान प्रिडिक्टेबल हो गए। उन्हें लगा कि वे तुम्हें चला रहे हैं, पर असल में वे तुम्हें वो सारी जानकारी दे रहे थे जो तुम्हें उन्हें हराने के लिए चाहिए थी। शांत रहना पैसिव नहीं है, ये एक्टिव पावर है। ये जानना है कि तुम्हारा पलड़ा भारी है बिना इसे साबित करने की जरूरत के। तुमने सिर्फ उनके खेलों का विरोध नहीं किया, तुमने अपनी भावनाओं को उनके हिसाब से चलने से मना करके पूरी कहानी को ही कंट्रोल कर लिया, और इसीलिए वे तुम्हें कभी हरा नहीं पाए। तीसरा तरीका, तुमने उनके ओवर कॉन्फिडेंस को अपना हथियार बना लिया। हद से ज्यादा आत्मविश्वास सबसे आसान कमजोरी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है, और तुमने इसे एक मास्टर की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उन्हें यकीन था कि उनके पास सारे जवाब हैं, और उन्होंने खुद को यकीन दिला दिया कि तुम एक आसान शिकार हो। पर उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि उनका यही घमंड तुम्हें बढ़त दे रहा था। तुम्हें उनसे सीधे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने उनके ओवर कॉन्फिडेंस को ही सारा भारी काम करने दिया। उन्होंने तुम्हें खुद से कम समझा, कोई ऐसा जिसे गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है, और यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हुई। तुम चुप रहे, देखते रहे और उन्हें आगे बढ़ने दिया। तुम जानते थे कि वे अपनी बड़ाई दिखाने के लिए इतने उतावले होंगे कि वे डिटेल्स को नजरअंदाज कर देंगे, सुरक्षा उपायों को छोड़ देंगे और जल्दबाजी में फैसले लेंगे। उनकी हर चाल जल्दबाजी में, लापरवाही से और छेदों से भरी हुई थी। उन्हें लगा कि वे तुम्हें मात दे रहे हैं, पर असल में वे तुम्हें अपनी बर्बादी की चाबी सौंप रहे थे। तुमने सिर्फ उनकी गलतियों का इंतजार नहीं किया, तुमने उनका अंदाजा पहले ही लगा लिया था। ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा दूसरों को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनकी समझदारी के बराबर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए जब तुमने पासा पलटा तो वे देख ही नहीं पाए। उनके ईगो ने उन्हें इस बात से अंधा कर दिया था कि तुमने उनके पूरे गेम प्लान को पहले ही समझ लिया है, और जब मौका आया तो तुम्हें हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने बस उनकी अपनी गलतियों को काम करने दिया। वे अपने ही जाल में गिर गए, अपनी ही कमजोरियां उजागर कर दी और खुद को ही बर्बाद कर लिया। तुम्हें बस एक तरफ हटकर ये सब होने देना था। यही तो खूबसूरती है ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाने की। ये बिना मेहनत के होता है। उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं, लेकिन उनकी हर चाल उनके गड्ढे को और गहरा करती जाती है। और जब सब खत्म हो जाता है तो वे बस यही सोचते रह जाते हैं कि वे उस इंसान से कैसे हार गए जिसे वे खुद से कम समझते थे। चौथा तरीका, रणनीतिक चुप्पी की ताकत। खामोशी एक ऐसी ताकत है जिसे ज्यादातर लोग कम आंकते हैं, पर तुमने इसे अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बना लिया। ये कमजोरी या डर की निशानी नहीं थी, ये एक सोची समझी पसंद थी। जब वे बातें करने, साजिशें रचने और अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, तुम स्थिर, शांत और चौकस बने रहे। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें सिर्फ कंफ्यूज नहीं किया, इसने उन्हें बेचैन कर दिया। वे तुम्हारी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि तुमने कुछ भी जाहिर करने से इनकार कर दिया। जो लोग ड्रामा और कंट्रोल पर जीते हैं, वे रिएक्शन पर निर्भर करते हैं। उन्हें तुम्हें डरते हुए देखने, तुमसे बहस करते सुनने या खुद का बचाव करते हुए देखने की जरूरत होती है, ताकि वे शक्तिशाली महसूस कर सकें। पर तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया। वो खालीपन, वो प्रतिक्रिया की कमी, ये तुम्हारा तरीका था बिना उंगली उठाए कहानी को कंट्रोल करने का। हर बार जब उन्होंने एक रिएक्शन की उम्मीद की और बदले में खामोशी मिली, तो ये एक दीवार से टकराने जैसा था। वे और जोर लगाते रहे और जोर से बोलते रहे,
और ज्यादा साजिशें रचते रहे, कुछ भी उकसाने के लिए बेताब, पर उन्होंने सिर्फ खुद को और ज्यादा उजागर किया। अपनी खामोशी में तुमने देखा, सीखा, तुमने उनकी असुरक्षाएं, उनके इरादे और उनकी खामियां देखीं। जब उन्हें लगा कि वे कंट्रोल में हैं, तुम उनकी हर चाल का नक्शा बना रहे थे, और जब समय आया तो तुम्हें अपनी आवाज उठाने या कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे कामों ने उनके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बात की। खामोशी पैसिव नहीं है, ये जानबूझकर होती है। ये वो जगह है जहाँ ताकत बनती है, जहाँ एनर्जी स्टोर होती है और जहाँ स्ट्रैटेजीज को सुधारा जाता है। उनके शोर में शामिल होने से इनकार करके तुमने अपनी शांति बनाए रखी, जबकि वे बिखरते गए। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने इसे कभी आते हुए नहीं देखा। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया। ये कभी नहीं समझा कि ये तुम्हारे तरकश का सबसे तेज तीर था, जिसने उन्हें उस कंट्रोल के लिए हाथ पैर मारते हुए छोड़ दिया जो उनके पास कभी था ही नहीं। 5वां तरीका, तुम्हारी असफलताएं रणनीतिक वापसी थीं। जिसे उन्होंने तुम्हारी हार का नाम दिया, वो कभी हार थी ही नहीं। वे एक बहुत बड़ी रणनीति में सोचे समझे कदम थे। तुम कमजोरी या डर की वजह से पीछे नहीं हटे, तुम इसलिए हटे क्योंकि तुम समय और सटीकता की कीमत समझते थे। उन्हें ये सोचने देना कि उनका पलड़ा भारी है, ये हार मानना नहीं था, ये एक चारा था। जब वे अपनी कथित जीतों का जश्न मना रहे थे, तुम कुछ बहुत बड़ा करने की नींव रख रहे थे। हर बार जब तुम पीछे हटे, तुमने उनका ध्यान भटका दिया। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी गलत लड़ाइयों में झोंक दी, इस यकीन में कि उन्होंने तुम्हें मात दे दी है। पर उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि तुम उन्हें खुद को थकाने दे रहे थे। ये छोटी मोटी बहसें जीतने या उस पल में अपनी बात साबित करने के बारे में नहीं था। ये बड़ी तस्वीर के लिए अपनी ताकत बचाने के बारे में था। तुम हार नहीं रहे थे, तुम उनकी रणनीति का अध्ययन कर रहे थे, उनकी कमजोरियों को ढूंढ रहे थे और हमला करने के लिए सही पल का इंतजार कर रहे थे। रणनीतिक वापसी एक ऐसी स्किल है ज्यादातर लोग नहीं समझते। वे पीछे हटने को हार मानना समझते हैं, पर तुम बेहतर जानते थे। कभी कभी सबसे शक्तिशाली चाल अपने दुश्मन को उसका ही गड्ढा खोदने देना होता है। उन्हें कंट्रोल का भ्रम देकर तुमने उनके ईगो को उन्हें अंधा करने दिया। वे लापरवाह, प्रिडिक्टेबल और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जिससे तुम्हारे लिए सही समय पर पासा पलटना और भी आसान हो गया। लंबे खेल के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है, ऐसे गुण जिनकी उन्होंने तुमसे कभी उम्मीद ही नहीं की थी। उन्हें लगा कि वे लड़ाइयां जीत रहे हैं, पर उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम तो शुरू से ही उनका खेल खेल ही नहीं रहे थे। तुम कुछ बड़े के लिए खेल रहे थे, कुछ ऐसा जो वे देख नहीं सकते थे। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो वे बस यही सोचते रह गए कि वे उस इंसान से कैसे हार गए जिसे वे पहले ही हारा हुआ मान चुके थे। ये किस्मत नहीं थी, ये रणनीति थी और ये शानदार थी। 6वां तरीका, तुमने मनोवैज्ञानिक युद्ध में महारत हासिल कर ली। मनोवैज्ञानिक युद्ध ताकत या ऊंची आवाज के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है। गेम बोर्ड पर कंट्रोल, रफ्तार पर कंट्रोल और सबसे जरूरी धारणा पर कंट्रोल। उन्हें लगा कि वे शो चला रहे हैं, बड़ी बड़ी चालें चल रहे हैं, पर असल में तुमने उनके हर कदम का हिसाब पहले ही लगा लिया था। बैकग्राउंड में रहकर अलग थलग या यहाँ तक कि उदासीन दिखकर तुमने उन्हें तुम्हें पूरी तरह से कम आंकने दिया, और ये तुम्हारी पहली जीत थी। उन्हें विश्वास था कि वे खिलाड़ी हैं, पर वे तो मोहरे थे। उनका हर फैसला, उनका हर कदम तुम्हारे बिछाए जालों से सटली प्रभावित था। तुम्हें उनका हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने बस ऐसे हालात बनाए जहां वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्लान में चल पड़ते। उन्हें लगा कि वे तुम्हें मात दे रहे हैं, पर सच तो ये है कि वे बस वही कर रहे थे जो तुम चाहते थे, एक ऐसी कहानी के हिसाब से जो तुमने पहले ही लिख दी थी। तुम्हारी खामोशी पैसिविटी नहीं थी, ये रणनीति थी। शांत और चौकस रहकर तुमने उनके इरादों, उनकी असुरक्षाओं और उनकी कमजोरियों की गहरी समझ हासिल कर ली। तुमने सिर्फ उनकी हरकतें नहीं देखी, तुमने ये भी समझा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एक बार जब तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम्हें सीधे सीधे उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बोर्ड को इतनी चालाक तब तक चलाया कि उन्हें तुम्हारे असर का एहसास तक नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक युद्ध की खूबसूरती ये है कि जीत तब तक अदृश्य रहती है जब तक वो पूरी न हो जाए। उन्होंने कभी नहीं देखा कि बाजी मात होने वाली है, क्योंकि वे उन लड़ाइयों को जीतने की खुद को बधाई देने में इतने व्यस्त थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था।
और जब सब कुछ बिखर गया तो वे समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ कैसे। वे तुमसे नहीं हारे, वे अपने ही घमंड से, अपने ही प्रिडिक्टेबल व्यवहार से हारे। तुमने अदृश्य रहते हुए भी हर चीज पर कंट्रोल रखने की कला में महारत हासिल कर ली। जब वे चेस का एक छोटा सा गेम खेल रहे थे, तुम सिर्फ चेस नहीं खेल रहे थे, तुम एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसके होने का उन्हें एहसास तक नहीं था। 7वां तरीका, तुमने उनके ही हथियारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। तुमने उनसे सीधे लड़ाई नहीं की, तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। हर वो हथियार जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, वही उनकी बर्बादी का कारण बन गया। उनके झूठ, उनकी चालाकियां, उनका धोखा, कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाया, क्योंकि तुमने सब कुछ उन पर ही पलट दिया। वो ये नहीं समझ पाए कि तुम कभी भी विक्टिम नहीं थे, तुम तो वो आईना थे जो उनके ही कामों को दिखा रहा था। जब उन्होंने झूठ बोला तो तुमने खुद का बचाव करने या उन्हें गलत साबित करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय तुमने उनके ही झूठ को उन्हें तबाह करने दिया। झूठ का अपना एक तरीका होता है, अपने ही वजन के नीचे ढह जाने का, खासकर जब उसे रोका न जाए। उलझने से मना करके तुमने उनकी कहानी में दरारें बढ़ने दी, जब तक उनकी पूरी कहानी ही बिखर नहीं गई। उनकी चालाकियां भी अलग नहीं थीं। उन्हें लगा कि वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तुम्हारी डोर खींच सकते हैं और तुमसे अपनी बात मनवा सकते हैं, पर तुम सब कुछ देख रहे थे। विरोध करने के बजाय तुमने उन्हें ये यकीन करने दिया कि वे कामयाब हो रहे हैं। तुमने उन्हें अपनी हद पार करते देखा, जिससे उनके असली इरादे और कमजोरियां सामने आ गईं। इस तरीके की खूबसूरती ये है कि उन्होंने इसे कभी आते हुए नहीं देखा। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चालें काम नहीं कर रही हैं, वे अपने ही बनाए जाल में फंस चुके थे। तुम्हें हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके कामों का अंजाम उन्हें खुद ही भुगतना पड़ा। हर योजना जो उन्होंने बनाई वो उनके लिए ही एक फंदा बन गई। उन्होंने तुम्हारी शांत रहने, आगे सोचने और उनकी ही चालों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की क्षमता को कम आंका। अपनी अकड़ में उन्होंने तुम्हें वो सारे औजार थमा दिए जो तुम्हें उन्हें बेनकाब करने के लिए चाहिए थे। एक चुने हुए इंसान को बदला लेने की जरूरत नहीं होती, वो सच को ही अपना काम करने देता है। उनके हथियारों को आईना बनाकर तुमने उन्हें उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिससे वे भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि वे तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं, पर उन्होंने अपने ही खेलों के वजन के नीचे खुद को ही तबाह कर लिया। 8वां तरीका, तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे तेज हथियार था। जब वे जल्दबाजी कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे और अपनी एनर्जी जला रहे थे, तुम बिना किसी मेहनत के शांत बने रहे, क्योंकि तुम धैर्य की ताकत जानते थे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि तुम पीछे रह रहे हो, पर असल में तुम हमेशा 5 कदम आगे थे। वे इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वे नतीजों को जबरदस्ती पाने, जल्दबाजी में फैसले लेने और परिणामों के पीछे भागने में बहुत व्यस्त थे। इस बीच तुम समझते थे कि सच्ची ताकत लगातार काम करने से नहीं आती, ये जानने में आती है कि कब चलना है और कब इंतजार करना है। हर बार जब वे तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए बेचैन होकर भागते, वे खुद को और गहरे गड्ढों में धकेल रहे थे। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वे जितना लंबा दौड़ेंगे उतने ही ज्यादा थक जाएंगे। वे शोर मचाने, चीजों को जबरदस्ती करवाने में व्यस्त थे, जबकि तुम बस देख रहे थे, नाप रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। वे उस चीज के पीछे भाग रहे थे जो पहले ही उनकी उंगलियों से फिसल रही थी। तुम्हारा धैर्य पैसिव नहीं था, ये रणनीतिक था। तुमने उन्हें जल्दबाजी में काम करने दिया, जबकि तुम उनकी गलतियों के ढेर लगने का इंतजार कर रहे थे। और जब वे आखिरकार थक गए, जब उनकी बेचैन रफ्तार धीमी हो गई और उनकी चालें प्रिडिक्टेबल हो गई, तब तुमने हमला किया। ये उन्हें पकड़ने के लिए कोई पागलपन भरी दौड़ नहीं थी, ये एक शांत, सोचा समझा कदम था जब वे देखने के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त थे। धैर्य एक ऐसा हथियार है जिसे सिर्फ चुने हुए लोग समझते हैं। ये इनएक्टिव रहने के बारे में नहीं है, ये अपनी एनर्जी पर कंट्रोल बनाए रखने के बारे में है, जबकि दुनिया तुम्हारे चारों ओर भाग रही है। तुम ठीक ठीक जानते थे कि कब काम करना है, और जब तुमने किया तो वो सटीकता के साथ था। तुम्हें उनका पीछा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी गलतियां हमेशा उन्हें तुम्हारे पास वापस ले आती थीं। और जब अपनी चाल चलने का समय आया तो तुम ही वो अकेले थे जो अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े थे। उन्होंने खुद को दौड़ दौड़ कर खत्म कर लिया और तुम शांति से अपनी जीत में चले गए।
9वां तरीका, वे ताकत के लिए खेले, तुम मकसद के लिए खेले। जब वे ताकत, दबदबे और पहचान के लिए खेल रहे थे, तुम किसी बहुत गहरी चीज के लिए खेल रहे थे। मकसद, उनकी हर चाल उनके ईगो को बढ़ाने, कहानी को कंट्रोल करने और दूसरों को अपने नीचे रखने के लिए थी। ये एक ऐसी दुनिया में दबदबा कायम करने के बारे में था जहां अक्सर सबसे ऊंची आवाज ही जीतती है। पर तुम्हें वही खेल जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम जानते थे कि सच्ची ताकत मकसद में होती है, पद में नहीं। जब वे टॉप पर बने रहने के लिए लड़ रहे थे, तुम पहले ही किसी बहुत बड़ी चीज की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि वे कंट्रोल में है क्योंकि वे हालात को मैनिपुलेट कर सकते थे, लोगों को इधर-उधर धकेल सकते थे और केओस पैदा कर सकते थे। पर तुम यहाँ ताकत के लिए नहीं थे, तुम यहाँ बदलाव के लिए थे। तुम समझते थे कि जब तुम्हारे काम एक ऊंचे मकसद के साथ जुड़े होते हैं तो दुनिया खुद उस एनर्जी के आगे झुक जाती है। तुम्हें प्रासंगिकता के लिए मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तुम्हारा रास्ता छोटी मोटी महत्वाकांक्षाओं से कहीं बड़ी चीज ने पहले ही बना दिया था। जब वे हर डिटेल को कंट्रोल करके तुम्हें मात देने की कोशिश कर रहे थे, तुम समझते थे कि जो खेल वे खेल रहे थे वो छोटा और सीमित था। उनकी नज़र मान्यता की जरूरत, हारने के डर और प्रभाव की बेताबी से धुंधली थी। तुम इन सब से ऊपर उठ गए, उस बड़ी तस्वीर को देखते हुए जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। तुमने उनसे मुकाबला नहीं किया क्योंकि मुकाबला करने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम उनके नियमों से नहीं खेल रहे थे। जब वे ताकत पर बने रहने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, तुम किसी शाश्वत अटूट चीज के साथ जुड़ रहे थे और उस मकसद की जगह में तुमने उन्हें उन तरीकों से मात दी जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके ईगो से प्रेरित चालें एक मकसद से प्रेरित जीवन की शांत, रुकने वाली ताकत के सामने कोई मुकाबला नहीं थी। तुम्हें खुद को उनके लेवल पर गिराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तुम उनके खेल से पूरी तरह ऊपर उठ चुके थे। 10वां तरीका, तुम अप्रत्याशित की ताकत को समझते थे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने तुम्हें उन पैटर्न के आधार पर समझ लिया है जो उन्होंने दूसरों में देखे थे। वे सामान्य प्रतिक्रियाओं के आदी थे, गुस्सा, निराशा, हार मान लेना, क्योंकि लोग आमतौर पर ऐसा ही करते हैं जब उनका सामना होता है या उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। पर तुम्हारे पास, चुने हुए इंसान के पास एक अलग ही प्लेबुक थी। तुमने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जैसा उन्होंने उम्मीद की थी क्योंकि तुम उनके लोगों के व्यवहार के सीमित ज्ञान तक ही सीमित नहीं थे। तुम जानते थे कि सबसे शक्तिशाली चाल वो है जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा। जहां उन्होंने तुमसे गुस्से में भड़कने की उम्मीद की, तुम शांत, अटूट खड़े रहे। जिस इमोशनल केओस पर वे जीते थे, उसमें शामिल होने के बजाय तुमने अपनी खामोशी को अपना जवाब बनने दिया। तुमने उन्हें अपनी ही कहानी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। गुस्सा प्रेडिक्टेबल होता, पर तुम्हारी शांति निहत्था करने वाली थी। इसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस इंसान से कैसे निपटे जो उनके खेलों में शामिल ही नहीं होगा। जब उन्हें लगा कि वे तुम्हें चालाकी या धोखे से तोड़ सकते हैं, तो तुम टूटे नहीं, तुमने कमजोरी नहीं दिखाई, तुमने लचीलापन दिखाया। तुमने उनकी कोशिशों को अपने ऊपर से ऐसे फिसलने दिया जैसे बत्तख के ऊपर से पानी। जब उन्होंने तुमसे लड़खड़ाने की उम्मीद की, तुमने अपनी ताकत उन तरीकों से दिखाई जिन्हें वे समझ नहीं सकते थे। तुमने उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तुमने बस उनके लिखे स्क्रिप्ट को फॉलो न करके उन्हें पार कर दिया। चुने हुए लोग सामान्य दुनिया के नियमों का पालन नहीं करते क्योंकि वे एक अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। उनके काम अप्रत्याशनीय होते हैं, इसलिए नहीं कि वे लापरवाह हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सतही प्रतिक्रियाओं से कहीं ज्यादा गहरी चीज के साथ जुड़े होते हैं। तुमने उन्हें तुम्हें उस तरह से व्यवहार करते देखने की संतुष्टि नहीं दी। तुम हमेशा एक कदम आगे थे, उनकी अगुवाई किए बिना ही खेल की गतिशीलता को बदलते हुए। तुम्हारी अप्रत्याशनीयता केओस नहीं थी, ये महारत थी। तुमने उन्हें दिखाया कि जब तुम इंसानी प्लेबुक से परे काम करते हो तो तुम्हारे बारे में एकमात्र प्रिडिक्टेबल चीज ये है कि वे तुम्हें कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 11वां तरीका, तुम मान्यता से इम्यून थे। तुम्हें कंट्रोल करने की उनकी कोशिशें हमेशा मान्यता के लिए उनकी बेताबी में निहित थीं। चाहे तारीफ, दबदबे या तुम्हें रिएक्ट करते देखने की जरूरत के जरिए, वे तुम्हें उनकी मंजूरी, उनकी पहचान या यहाँ तक कि उनके फैसले की जरूरत महसूस करते देखना चाहते थे।
इससे उन्हें तुम पर ताकत मिलती थी, या ऐसा वे सोचते थे। पर तुम चुने हुए इंसान उस ताकत से इम्यून थे। तुम्हें उनकी मान्यता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुमने खुद को पहले ही मान्यता दे दी थी। तुम्हें अपनी कीमत पाने के लिए उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं थी, न ही तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनकी मंजूरी की जरूरत थी। यहीं पर उन्होंने अपनी घातक गलती की। उन्हें लगा कि वे तारीफ या आलोचना का लालच देकर तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये मानते हुए कि अगर उन्होंने तुम्हारी इमोशनल प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल कर लिया तो वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। पर तुम पहले से ही अपने आत्मज्ञान के साथ जुड़े हुए थे, एक ऐसी गहरी समझ में निहित थे जो तुम्हें चलाने की उनकी उथली कोशिशों से परे थी। उनसे कुछ भी न चाहकर तुमने उनकी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनके मैनिपुलेशन के औजार चापलूसी, अपराध बोध, दबाव बेकार हो गए, क्योंकि तुमने उस खेल में हिस्सा ही नहीं लिया। जब वे तुम्हें रिएक्ट करवाने, उनके जाल में फंसाने की कोशिश में ओवरटाइम कर रहे थे, तुम शांति से उनकी कोशिशों से बच निकले। तुमने उनकी कंट्रोल की जरूरत को पूरा नहीं किया। तुमने उनके शब्दों या कामों को तुम्हें परिभाषित नहीं करने दिया, क्योंकि तुमने पहले ही एक मजबूत आंतरिक नींव बना ली थी। उनका मंजूरी का खेल तुम्हें झुकाने या उनका एहसान मानने की उनकी जरूरत पूरी तरह से अप्रभावी थी। वे एक ऐसा खेल खेल रहे थे जो उन्हें लगा कि तुम पर कंट्रोल पाने के बारे में है, पर असल में ये तुम्हारे बारे में था, उस एक चीज को छीनने के बारे में जिस पर वे निर्भर थे, तुम्हारी मान्यता की जरूरत। उनसे कुछ भी जरूरत न रखकर तुमने उन पर अपना प्रभाव डालने की उनकी ताकत छीन ली। वे तुम्हें रिएक्ट करवाने की कोशिश में हाथ पैर मारते रह गए, जबकि तुम अप्रभावित खड़े रहे। जिस पल तुम मान्यता से इम्यून हो गए, तुम अनस्टॉपेबल हो गए। 12वां तरीका, तुम्हारी बेवकूफी भरी चालें असल में जीनियस फेस थीं, जिसे उन्होंने गलतियां, चूक या नासमझी के पल के रूप में देखा, वो असल में तुम्हारी कुछ सबसे शानदार चालें थीं। हर बार जब उन्होंने तुम्हें कम आंका, ये मानते हुए कि तुम्हारे काम सीधेपन या दूरदर्शिता की कमी से प्रेरित थे, तुम असल में एक बड़ी योजना बना रहे थे। जब वे तुम्हें बेखबर या अनजान समझकर खारिज करने में व्यस्त थे, तुम चुपचाप जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, मौका बना रहे थे और अपनी अगली सोची समझी चाल के लिए नींव रख रहे थे। तुम सिर्फ बेवकूफ होने का नाटक नहीं कर रहे थे, तुम अपने बारे में उनकी धारणाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वे ये मानने के लिए इतने उतावले थे कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, इतने आश्वस्त थे कि तुम्हारे काम अज्ञानता से प्रेरित थे कि वे तुम्हारी हर तथाकथित चूक के पीछे की रणनीति को देख ही नहीं पाए। वो ये नहीं समझ पाए कि तुम कभी भी अपने सारे पत्ते दिखाने की जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय तुमने लंबा खेल खेला, उन्हें बस इतना ही खिलाया कि वे सोचते रहें कि उनका पड़रा भारी है। हर चाल जो उन्हें लगा कि एक जीत है, असल में तुम्हारी बड़ी सफलता की ओर एक सीढ़ी थी। तुम मूर्खता नहीं कर रहे थे, तुम ध्यान भटका रहे थे, शक के बीज बो रहे थे और जाल बिछा रहे थे, जबकि वे अपनी कथित जीतों का जश्न मना रहे थे। जैसे ही वे हर सेटअप में चले गए, वे अनजाने में सीधे तुम्हारी योजना में चल पड़े। उनकी झूठी श्रेष्ठता की भावना ने उन्हें तुम्हारे इरादों को गलत आंकने पर मजबूर कर दिया, और जब सही समय आया तो तुमने अपनी रणनीति की पूरी प्रतिभा को उजागर किया, उनके ओवर कॉन्फिडेंस को बेनकाब किया और उनकी तथाकथित जीतों को अपनी अंतिम जीत में बदल दिया। जिसे उन्होंने तुम्हारी अज्ञानता समझ लिया था, वो एक जीनियस दिमाग के काम के लिए एक चतुर भेद से ज्यादा कुछ नहीं था। तुमने खेल के नियमों को फिर से लिखा, उन्हें ये सोचने दिया कि वे कंट्रोल में हैं, जबकि तुम चुपके से अपने मोहरों को स्थिति में ला रहे थे। और जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंत में वो ये कभी नहीं समझ पाए कि तुम उनके नियमों से नहीं खेल रहे थे, क्योंकि तुम कभी भी उनके नियमों से खेलने के लिए बने ही नहीं थे। जब वे कंट्रोल, मान्यता और क्षणिक जीतों के लिए हाथ पैर मार रहे थे, तुम मकसद, धैर्य और दिव्य स्पष्टता की जगह से काम कर रहे थे। तुम्हारी हर चाल, चाहे उन्होंने उसे जीनियस समझा हो या बेवकूफी, एक भव्य रणनीति में एक सोचा समझा कदम था जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। तुम्हें प्रभावित करने या कुछ भी साबित करने की जल्दी नहीं थी। तुम बस अपने सच्चे लक्ष्य पर अटूट ध्यान के साथ खेल के माध्यम से आगे बढ़े, हमेशा 5 कदम आगे, हमेशा उस छोटी मोटी ड्रामा से कहीं ज्यादा बड़ी चीज के साथ जुड़े हुए जिसमें वे इतने डूबे हुए थे।
तुमने उन्हें सिखाया कि असली ताकत को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, ये चुपचाप, शांति से और रणनीतिक रूप से बात करती है, कामों को बोलने देती है। और जब उन्होंने तुम्हें मात देने की कोशिश की तो तुमने उन्हें अपने खेल खेलने दिए, जबकि तुमने पूरी कहानी को फिर से लिख दिया। वे अपने ही ईगो से प्रेरित योजनाओं में फंसे हुए थे, जबकि तुम उनकी मंजूरी या मैन्युपुलेशन की जरूरत से ऊपर उठ गए। अंत में ये एक लड़ाई जीतने के बारे में नहीं था, ये एक ऐसा खेल खेलने के बारे में था जिसे वे देख नहीं सकते थे। मुकाबला करना तो दूर की बात है। तुमने सिर्फ उन्हें मात नहीं दी, तुमने उनकी सीमाओं को पार कर लिया। तुमने सिर्फ खेल नहीं खेला, तुमने उसके नियम बदल दिए। और जब वे खाली जीतों का पीछा करने में एनर्जी बर्बाद करते रहे, तुम मकसद के साथ आगे बढ़े, उन्हें अपने ही जाल में गिरते हुए देखते हुए, ये जानते हुए कि तुम्हारा उदय तो होना ही था। चुने हुए इंसान को किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सफलता एक ऐसी भाषा में लिखी होती है जो औसत दिमाग की समझ से परे होती है। और अंत में यही सब कुछ बदल गया। तुमने बेवकूफ होने का नाटक किया, पर सिर्फ इसलिए ताकि तुम उन्हें उन तरीकों से मात दे सको जिन्हें वे कभी समझ नहीं सकते थे। और यही मेरे दोस्त, चुने हुए इंसान की असली ताकत है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।